मैलोक ने क्या कहा कि यहाँ पे जितनी वैल्यू देंगे उतने ब्लॉक्स बनेंगे। ओके, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो ये बताएगा, अगर इंट लिख दिए तो इंटीजर, फ्लोट लिख दिए तो फ्लोट, कैर लिख दिए तो कैर। बनने के बाद ओके मैलोक क्या कहेगा, इस टोटल ब्लॉक में से मैं पहले ब्लॉक का एड्रेस निकालूंगा और निकालने के बाद उसे किस में रख दूंगा, पी में रख। ओके, अब पी के अंदर क्या जाएगा, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है। पी के अंदर पहले ब्लॉक का एड्रेस जाएगा। अगर एड्रेस जा रहा है इसका मतलब पी आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो पॉइंटर टाइप, पॉइंटर टाइप का है। अब इस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा, वो यहां से ध्यान दें। ये अगर इंटीजर है मतलब सारी इंटीजर वैल्यू, तो इसका मतलब इंटीजर का एड्रेस जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंटर इंटीजर। ओके, अगर ये फ्लोट होता तो इसका मतलब जो एड्रेस जाता है वो क्या होता, कैरेक्टर। अगर यहाँ कैरेक्टर होता है तो इसका डेटा टाइप भी क्या हो जाता है, कैरेक्टर। ये चीज ओके। एक बात और, आपने अभी इसके अंदर कोई वैल्यू तो रखी नहीं, ये 6 ब्लॉक्स तो बन गया है, पहले ब्लॉक का एड्रेस पी के अंदर चला गया। ओके, अभी आपने इसके अंदर कोई वैल्यू तो स्टोर की नहीं है, तो क्या ये वैकेंट रहेगा। ओके, अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखते हैं या असाइन नहीं करते हैं तो कभी भी वो ब्लैंक नहीं रहता, उसके अंदर कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और मैलोक क्या करता है, अगर आपने मेमोरी ब्लॉक बनाया है और आपने एड्रेस नहीं रखा है तो हम खुद से कोई ना कोई इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू क्या होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने आप से कोई वैल्यू चूज करेगा और ये सारे के अंदर स्टोर, ये चीज। तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू इसके अंदर स्टोर, ये चीज। एक बात और, यहाँ पे ये जो मेमोरी ब्लॉक बन रहा है ओके, वो कितना कितना बड़ा है, तो 6 बाइट्स का। कितने बाइट्स का है, 6 बाइट्स का। अब मैंने कहा कि मैं इसके अंदर इंटीजर रखना चाहता हूं, मैं इसके अंदर इंटीजर रखना चाहता हूं। अब आपको बताना है कि टोटल इसके अंदर कितने इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। अगर 6 बाइट का मेमोरी स्पेस आपको दिया जाए और आपसे कोई कहे इसके अंदर इंटीजर स्टोर करिए तो कितने इंटीजर आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब एक इंटीजर कितने बाइट का डेटा लेता है, 2 बाइट। एक इंटीजर को रखने के लिए 2 बाइट का स्पेस चाहिए और यहाँ पे टोटल कितना है, 6 बाइट्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल यहाँ पे कितने इंटीजर आप स्टोर कर सकते हैं, टोटल इंटीजर कितने स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टोटल 6 बाइट्स है और एक इंटीजर 2 बाइट तो डिवाइडेड बाय 2, मतलब केवल 3 इंटीजर आप। और ये चीज समझिएगा मैं जो कह रहा हूं, अगर हमने यहाँ पे कहा कि ये 6 की जगह 10 मिलेगा तो ये मत सोचेगा कि 10 इंटीजर जाएगा, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। इसलिए कहा कि मैं 10 अगर वैल्यू दे रहा हूं, टोटल जो मेमोरी स्पेस बनेगा वो 10 बाइट्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 इंटीजर स्टोर होंगे। अगर 10 बाइट्स का मेमोरी स्पेस है तो केवल 5 ही इंटीजर इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि एक इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है। मतलब अगर आप इसके अंदर इंटीजर रखना भी चाहें तो वो पहला इंटीजर इन दोनों को कंबाइन करके रखें, अगला इंटीजर 102 से शुरू होगा, इन दोनों पे रखें, और अगला इंटीजर इन दोनों, केवल 3 इंटीजर रखता है। अगर 10 बाइट का है तो 10 बाइट्स आपके पास अवेलेबल है और एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, इसका मतलब टोटल स्पेस
टोटल इंटीजर आप केवल 5 से ज्यादा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं अगर 10 दूं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 10 दूं तो वो 10 इंटीजर हो जाए, न कि 10 की जगह 5 ही इंटीजर स्टोर। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या कह रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं 10 दूं तो ये 10 इंटीजर के बराबर हो जाए, मतलब 10 इंटीजर को स्टोर करे, ये ना कि 5 इंटीजर को स्टोर करे। इसका मतलब अगर आपको 10 इंटीजर देना है, 10 इंटीजर आप स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो 10 न देके कितना देंगे, 20। 10 न देके 20 देंगे, तब मतलब जो गुना आपको वैल्यू यहाँ पे देंगे। हमने कहा 5 इंटीजर चाहिए, 5 इंटीजर चाहिए मतलब 10 देना, 10 इंटीजर चाहिए मतलब 20 देना, 20 इंटीजर मतलब 40 देना, 2 गुना देना पड़ेगा ताकि आधा करके वो 10 इंटीजर को स्टोर कर सके। ओके, हमने कहा इससे अच्छा हम लिख रहे हैं, अगर मैंने कहा n इंटीजर को स्टोर करना है, मैं चाह रहा हूं जैसे मैंने कहा 5 इंटीजर, 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए 5 गुणे 2 10 रखना पड़ेगा वहां पे। अगर 10 करना है तो 10 गुणे 2 मतलब 2 गुना रखना पड़ेगा। ओके, अगर n इंटीजर चाहिए तो n इंटीजर अगर रखना है तो यहाँ पे जो वैल्यू दीजिएगा वो n ना देके, अगर हमने n दिया होता, सपोज n × 2 ना देके मैंने केवल n दिया होता, अगर n दोगे तो केवल कितने इंटीजर आएंगे, n/2। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं n इंटीजर ही हो, तो क्या करिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब गुना स्पेस करेगा और स्पेस करने के बाद गुना आधे को, मतलब n इंटीजर को स्टोर कर देगा, ये चीज है। ओके, अब इस 2 की जगह ये 2 किसकी वैल्यू है, ओके, तो ये 2 क्या है, इस इंटीजर की साइज। अगर मैंने कहा कि ये 2 क्या है, तो एक इंटीजर की साइज ही बता रहा है, लेकिन अगर यही फ्लोट होता तो क्या n गुणे 2 से काम चल पाता हमारा, कभी नहीं, क्योंकि एक फ्लोट को कितना स्पेस चाहिए, 4 बाइट्स। अगर हमने कहा यहाँ पे मैं वैल्यू 16 दे रहा हूं और फ्लोट है, यहाँ पे मैं वैल्यू 16 दे रहा हूं और फ्लोट है, ओके, तो टोटल कितने फ्लोट स्टोर होंगे, ओके, तो एक फ्लोट 4 बाइट का डेटा देता है और यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है मेरा 16 बाइट, तो टोटल कितने होंगे 16/4, केवल 4 फ्लोट को स्टोर करता है। मैं नहीं चाहता हूं 4 फ्लोट हो, तो मैं चाहता हूं कि 16 फ्लोट वैल्यू स्टोर करें। इसका मतलब अगर 16 फ्लोट को स्टोर कराना है तो 16 बाइट का डेटा नहीं चाहिए आपको, कितना चाहिए होगा, 16 × 4, 16 × 4 करना। ओके, तो हमने कहा भाई इससे अच्छा है कि सिंपल सिंटेक्स क्या n × ओके, जो डेटा स्टोर करना था उसका साइज निकालना, साइज ऑफ डेटा, ऐसे करेंगे n × साइज ऑफ डेटा। ओके, मतलब ये खुद से कैलकुलेट करेगा, जैसे आपने कहा फ्लोट होगा तो यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाएगी, इंटीजर होगा तो खुद से यहाँ पे int लिखिएगा तो ये बता देगा 2 ही बाइट चाहिए, और आपने कहा कि कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे साइज ऑफ क्या निकालेगा, सिंपल। ओके, तो सिंपल अगर मैं लिखूं, मैं चाहता हूं 5 इंटीजर के लिए प्रोग्राम रन करें, मेमोरी एलोकेट कीजिए 5 इंटीजर के लिए, कैसे करूंगा, p = int स्टार, एक चीज और जरूरी नहीं p लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये याद रखिएगा जो भी वेरिएबल है वो एड्रेस रखेगा, इसका मतलब इसे पॉइंटर बनाना पड़ेगा। int स्टार कितने इंटीजर के लिए, 5, तो आप याद लिखिए -5 × 2
r is equal to int star malloc 5 into size of वो तरीका है। आप दोनों इसको एक तरीका इस्तेमाल कर क्या लिखा p equals to int star malloc 5 into करिए या p equals to int star malloc यही 2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं साइज ऑफ int एक ऐसा ऑपरेटर जो किसी भी डेटा टाइप का साइज बताता है साइज ऑफ int मतलब int का साइज और int का साइज कितना होगा 2 इसका मतलब यहां पे आंसर जो आएगा ये चीज ओके। अब क्या हुआ होगा अगर आपसे कोई पूछे बताओ यहाँ टोटल कितने बाइट्स का मेमोरी स्पेस बना होगा तो टोटल 10 बाइट्स का होगा टोटल 10 बाइट्स का होगा मतलब कुछ इस तरह से मैं इसको लॉजिक से दिखा रहा हूँ मतलब जो बाइट का एक ही बिंदु है ओके ये डॉट है समझो ये टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ये पूरा 2 बाइट को मिला के एक इंटीजर बना 2 बाइट को मिला के एक इंटीजर बना ओके। अगर एड्रेस की बात करें तो 100 101 102 103 104 5 ये एड्रेस होगा 100 101 100 लेकिन पहला इंटीजर कहां पर है ये 100 और 101 में पहला इंटीजर तो दूसरा इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा 102 से स्टार्ट 102 103 अगला इंटीजर 104 106 107 केवल 5 इंटीजर ओके। ये वाला एड्रेस कहां गया होगा पी के ये वाला एड्रेस किसके अंदर गया होगा पी के अंदर देखो आपने कहा कि मैं इस करने के बाद एड्रेस पहले ब्लॉक का एड्रेस पी के अंदर रखा हूं मतलब इस पूरे ब्लॉक का एड्रेस जिसके पास है पी के ओके। बी की वैल्यू अगर कोई पूछे तो कितना आएगा 100 क्योंकि दो एड्रेस होते हैं और पहला एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है तो ये देखिए 101 दिखाएगा ये पहला एड्रेस ही केवल रिप्रेजेंट करता है तो कितना आंसर आएगा 100 ओके। लेकिन अगर मैंने कहा पहला एड्रेस पी है तो अगले का एड्रेस क्या होगा अगले का एड्रेस होगा एक बढ़ा दो पी ओके। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैंने कहा ये मकान नंबर 10 है ओके तो अगला मकान का नंबर बताइए तो एक जोड़ दो आ जाएगा एक 11 अगला एक और जोड़ दो तो भाई अगर पहला का एड्रेस पी है तो अगले का एड्रेस क्या होगा +1 अगले का एड्रेस क्या होगा +2 अगले का एड्रेस +2 और अगले का एड्रेस निकलता गया मेरा एड्रेस तो सिर्फ आपको बेस एड्रेस जानना है अगर आपने बेस एड्रेस निकाल लिया है तो आगे का एड्रेस एक एक जोड़ते जाओ अगला एड्रेस आपको अपने आप मिलता जाए ओके। अगर आपको एड्रेस पता है सपोज आपको मैंने कहा ये एड्रेस है ओके हमने कहा इस एड्रेस पे जो वैल्यू अगर उसे जानना ओके जैसे p का p इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक एड्रेस ऑफ फर्स्ट मैं कह रहा हूं कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे बताइए आप क्या है तो पॉइंटर भी याद होगा आपको ओके। अगर मैंने कहा p इज अ पॉइंटर वेरिएबल व्हिच स्टोर द एड्रेस ऑफ a व्हिच स्टोर द एड्रेस ऑफ a मैं चाह रहा हूं अब इस एड्रेस की वैल्यू गई इस एड्रेस पे जो वैल्यू उसे निकालना तो कैसे निकालते थे किसी भी पॉइंटर वेरिएबल जाके आप फिर से अगर स्टार लगा देते हैं तो एड्रेस पर दिखा के उस एड्रेस की वैल्यू को लिखते हैं ये चीज हमने बहुत पढ़ा है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व किए एरे वाला आपको याद होगा 3 एरे लिया था एक डबल पॉइंटर लिया था और पूरा p+1 स्टार ptr -p स्टार ptr सब वैल्यू हमने आउटपुट वाला क्वेश्चन देखा था इंक्रीमेंट लगा
तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के आगे अगर आप फिर से स्टार लगाते हैं तो वो एड्रेस नहीं निकालता, उस एड्रेस की वैल्यू दिखाने लगेगा। अगर मैंने कहा P इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, बताओ स्टार में क्या बताता, क्या बताता, वैल्यू एट दैट, मतलब अगर P कहोगे तो ये एड्रेस बताएगा, और स्टार P कहोगे तो ये एड्रेस ना बता के इस एड्रेस पे जो वैल्यू इस वैल्यू को लिखाएगा, मतलब यहाँ की वैल्यू, ये चीज। ओके, अगर मैंने कहा P+1 क्या बता रहा है अगले ब्लॉक का एड्रेस, तो स्टार P+1 क्या बता रहा है इस एड्रेस पे जो वैल्यू, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है। ओके, चेन P+2 P+3 स्टार P+2 स्टार P+3। ओके, अगर सिंपल कपूल में स्टार P+ सिंपल बनेगा P+i, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस, ये कह रहा है एड्रेस। ओके, अब i की वैल्यू पहला ब्लॉक होगा P+0 या P कह सकते हो, जिसे P का हो चाहे P+0, अगला होगा P+1 मतलब i की वैल्यू बदल देंगे, अगला P+2 i की वैल्यू 2 कर देंगे, अगला P+3 i की वैल्यू 3 कर देंगे। ओके, मतलब इसी i को आपको वैल्यू करना है, 0 रखोगे पहला आएगा, अगला एड्रेस अगला एड्रेस अगला आता है। तो इस आई को वैरी कराते हैं, आई कहां से स्टार्ट होगा 0 से, मतलब कहां तक जाएगा डिपेंड करता है टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। हमने कहा 10 एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट वाला कहां तक होगा P+9, मतलब P+9 0 से लेकर 9 तक है। अगर टोटल 10 एलिमेंट्स, अगर n एलिमेंट्स हैं तो n-1। ओके, अगर P+i एड्रेस बता रहा है तो बताओ स्टार P+i क्या बता रहा होगा, वो एड्रेस नंबर एक्टिव है। तो ये लॉजिक है। मैलोक ने क्या कहा, मेमोरी लोकेट करिएगा, पहले ब्लॉक का एड्रेस P होगा, बनेगा P+1 P+2 P+3। ओके, अगर स्टार लगा दोगे तब हम उस एड्रेस को ना लिखा के वहां पे आपने जो वैल्यू स्टोर किया होगा उस वैल्यू को लिखाएंगे। ओके, चलो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं इससे और कॉन्सेप्ट। Write a program to find out sum of 10 integers, 10 integers using dynamic memory. That's simply DMA. Using dynamic memory. मतलब आपको मैलोक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, 10 इंटीजर के लिए आपको ब्लॉक्स बनाने हैं, और ब्लॉक्स बनाने के बाद 10 इंटीजर उसके अंदर स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद जितने आपने वैल्यू स्टोर किए सबको आपस में जोड़ना है। सम ऑफ 10 इंटीजर मतलब सारे जितने आपने वैल्यू स्टोर किए होंगे कुछ ऐसे सब 10 ब्लॉक बनेगा उसी टीएम। ओके, पहले ब्लॉक का एड्रेस मतलब वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 10 इंटीजर के लिए डब्बे बनाएंगे, डब्बे बनाने के बाद पहले एड्रेस का P हो गया, अगला होगा P+1, अगला होगा P+2। ओके, ये अभी ब्लैंक होगा क्योंकि ये गारंटी वैल्यू के अंदर होगी। हम सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब स्कैन करेंगे और एक एक बॉक्स के अंदर एक एक वैल्यू डालते जाएंगे। ओके, डालने के बाद यहाँ की सारी वैल्यू जो आपने स्टोर कर दिया सबको आपस में जोड़ने का मतलब सम बराबर सम प्लस ये सब ये काम है। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट में सबसे पहले बॉक्स बनाओ, कितने टोटल बनाने हैं P12 इंट स्टार, इंटीजर बनाना था। ओके, मैलोक 10 इंटीजर, केवल 10 को देना, केवल 10 लेते हो तो 5 इंटीजर हो जाएगा।
10 मतलब 10 into 2, 10 into 2 प्लस सबसे अच्छा लिख दीजिए साइज ऑफ अभी आपके केवल 10 बॉक्स बने। ओके, पहले बॉक्स का एड्रेस p में है, अगले का p+1 होगा, p+2। ओके, अभी इसके अंदर वैल्यू नहीं गई, अब वैल्यू एक एक करके डालिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिखा scanf परसेंटेज d, मतलब पहला इंटीजर कहां जाएगा, पहले बॉक्स। ओके, इस बॉक्स के पास केवल क्या लिखा, अब एड्रेस में नहीं लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी एड्रेस है, p shows the address of first block, मतलब ये ऑलरेडी एड्रेस है तो एंड लगाने की जरूरत नहीं। ओके, लेकिन केवल हमें पहली वैल्यू यहां गई, अगला कहां जाएगा, p+1। एक बार और स्कैन करेंगे, scanf परसेंटेज d p+1। अब दूसरी वैल्यू, दूसरी इंटीजर वैल्यू क्या है, ऐसे p+2 p+3। ओके, तो क्या बार बार लिखने की जरूरत है, ये तो समझ में आएगा कि किसका एक शॉर्टकट बनाया जा सकता है, कैसे, कुछ इस तरह से scanf परसेंटेज d p+i p+i। अब ये i कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 10 है तो 9 तक। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, ओके, देखो पहली बार चेक रखिएगा, p+0 मतलब पहला वैल्यू इस बॉक्स में गया, फिर 1 होगा, p+1 अगला इंटीजर p+1 p+2 p+3 p+9 प्लस सारी वैल्यू जो सेंटेंस में गई होगी बाहर निकल जाएगा। ओके, लेकिन स्कैन तो हो गया, स्कैन हो गया, लेकिन अभी एक काम बचा है, सम निकालना। तो हम एक अलग दूसरा चला के इसी में कर रहे हैं, हमने कहा जो वैल्यू आप स्टोर करते जा रहे हैं उसको आपस में जोड़ते भी जाए। हमने लिखा सम बराबर सम प्लस, हाँ अगर हमने p+i लिख दिया, p+i लिख दिया, सम इक्वल टू सम प्लस p+i, तो p+i क्या बता रहा होगा, एड्रेस बता रहा है, आपको एड्रेस नहीं जोड़ना, आपको क्या जोड़ना है, वहां की वैल्यू क्या लगाइएगा, ओके, पहली वैल्यू इस एड्रेस पे जाएगी, उस एड्रेस की वैल्यू को सम में लेके जोड़ देगा, सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 ले लीजिएगा। ओके, आई यहां पर ओके, और इसी सम को लोग करेंगे, ये लॉजिक। ओके, हम अच्छे से बनाते हैं ये प्रोग्राम। में इन सम बराबर एक बेसिक दे देते हैं, सबसे पहले अपने मूल्य लोकेट करते हैं, p equals to int star value size of int क्या, अब हमने कहा मैसेज दे दिया int 10 elements, for I equal to I less than equals to 9 plus scan value scan percentage d, and then so opposite voltage sum barabar sum plus star plus करिए, बाहर निकलने के बाद इसी सम की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए,
ये ये 10 इंटीजर्स के लिए है। अगर यही n इंटीजर्स के लिए होता तो 10 की जगह मैं कहूँ n इंटीजर्स के लिए बनाएंगे। तो कहाँ चेंज होता, इस 10 की जगह क्या आ जाता 10, यहाँ 10 न होके इंटर n एलिमेंट्स, 9 न होके क्या हो जाता है यहाँ पे n माइनस। लेकिन ये प्रोग्राम तब तक नहीं चलेगा जब तक आप n की वैल्यू नहीं स्कैन, n की वैल्यू जब तक स्कैन नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको n की वैल्यू स्कैन करनी है। एक मैसेज दे रहा हूं, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताइए कितने एलिमेंट्स के लिए आप स्कैन कर ले रहा हूं। स्कैन है परसेंटेज d में सम बराबर 0 I स्टार p एंड n नाम का बस एक जगह चेंज हुआ। यहाँ पे अगर आपने n लिया है कि अगर n की वैल्यू दोगे तभी ये ब्लॉक बना पाए, इसीलिए सबसे पहले n की वैल्यू स्कैन करो। अब ये प्रोग्राम रन कराओगे, सबसे पहला मैसेज आएगा इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताओ कितने एलिमेंट्स चाहिए थे। ओके, आप कहेंगे 5, तो ये 5 गुणे 2 10 बाइट का, या 5 ब्लॉक बनेंगे। अगर आपने कहा 10 तो ये 10 ब्लॉक बनाएगा, इस आपने कहा 20 तो ये 20 ब्लॉक बनाएगा। लेकिन टोटल स्पेस याद रखिएगा कितना होगा, 20 गुणे 2 40 बाइट का स्पेस होगा, टोटल 40 बाइट्स का स्पेस होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि टोटल कितने ब्लॉक्स बने हैं, अगर बाइट में पूछा जाए तो 10 देने के लिए 20 बाइट का डेटा बनाएगा तो 20 ब्लॉक बनेंगे, लेकिन केवल 10 ही इंटीजर स्टोर होगा इसमें, ये चीज। तो n के लिए भी है, n के लिए प्रोग्राम बनाना होगा आपको। ओके, 10 के लिए नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो आप n की वैल्यू स्कैन करेगा, वहां n कर दीजिएगा, जहां 10 लिखा तो वहां n माइनस, बाकी प्रोग्राम सही, कोई ज्यादा चेंज नहीं। दिस इज योर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ये हमने मैलो फंक्शन का इस्तेमाल किया है। जैसे मैलोक है सेम वैसे ही कैलोक होता है, सेम टू सेम, बस प्रोग्राम तो ऐसा ही होगा, एक सिंटेक्स चेंज होगा, यहाँ पे 2 चीजें होंगी, बाकी प्रोग्राम सेम टू सेम है, सिर्फ कैलोक लिखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोग्राम एकदम सेम टू सेम डिक्ट हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, मान लीजिए आपसे तरीका है, आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करिए जिसमें कुछ मेंबर्स हो और उन मेंबर को जो मेमोरी एलोकेट करना है वो रन टाइम में, मतलब डीएमए का ऐसा डायनेमिक मैलोक फंक्शन का इस्तेमाल। ओके, हमने क्या कहा कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट,
सपोज मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं, स्टूडेंट, इसी नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं। इसके अंदर कुछ फ्रेमवर्क ले रहा हूं, सपोज कैट नेम int is and float मैंने क्या कहा, इस स्ट्रक्चर के लिए जो मेमोरी क्रिएट करिएगा वो रन टाइम पे करिए, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके। ओके, ये चीज है, एक स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर का जो मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए वो रन टाइम पे होना चाहिए यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। माइलो फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए, इसके लिए मेमोरी क्रिएट करिए। अभी तक हम लोग मेमोरी कैसे क्रिएट कर रहे थे, मान लीजिए आपको मेमोरी क्रिएट करना था तो आप कहते थे मैं 2 वेरिएबल ले लूंगा, ओके, x y, तो यहाँ पे मेमोरी क्रिएट हो जाएगी एक x के लिए और एक y के लिए। मैंने कहा आप नॉर्मल वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके इसके लिए मेमोरी एलोकेट करना। तो आप क्या लिखेंगे, चलिए मैं कर रहा हूं मेमोरी। सबसे पहले मैंने कहा p इक्वल टू, यहाँ होगा कुछ स्टार, पहले मेमोरी एलोकेट करते हैं, वैल्यू p इक्वल टू, यहाँ छोड़ देते हैं, क्या लिखा मैंने, वैल्यू। अब कितनी बड़ी मेमोरी, हाँ ये भी तो पता है, इस स्ट्रक्चर के लिए कितनी बड़ी मेमोरी होनी चाहिए। ओके, तो इस स्ट्रक्चर के अगर मेमोरी की बात करें तो इसे टोटल कितना मेमोरी चाहिए होगा, तो ये ध्यान से कैसे निकलेगा। ओके, हाँ, एक कैरेक्टर 1 बाइट, 20 कैरेक्टर 20 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4, तो टोटल मेमोरी कितना हुआ, 20 plus 2 plus 4 26 बाइट्स। टोटल मेमोरी कितना हुआ, 26 बाइट्स। सबका अलग अलग मेमोरी कैलकुलेट किया और सबको आपस में जोड़ दिया, दैट इज टोटल 20 plus 2 plus 4 equal to 26 बाइट्स। ओके, या तो आप बैठ के गिनिए, या एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप बैठ के गिनेंगे नहीं, आप क्या करिए, आपको पता है तो ऑपरेटर होता है जो मेमोरी की साइज निकाल देता है। साइज ऑफ किसी भी वेरिएबल या किसी भी डेटा टाइप को कितना मेमोरी चाहिए उसके लिए एक ऑपरेटर होता है साइज। अब किसका साइज निकालना है, ये नहीं कि इसका निकालना है, इस पूरे का साइज आपको निकालना, 26 बाइट्स आ जाएगा। ओके, तो ये पूरे का साइज मतलब इसका साइज। ओके, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, साइज ऑफ स्ट्रक्ट, समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के लिए आपको मेमोरी कैलकुलेट करना है, इस पूरे स्ट्रक्चर का मेमोरी स्पेस कितना होगा। ओके, तो या तो आप बैठ कर अलग अलग गिनिए और कितने के बाद 26 लिखिए। ओके, या सबसे अच्छा तरीका आप कहिए भैया मैं इसका साइज निकालना तो मैं क्यों गिनी, आप गिनिए, सिस्टम से आप गिनिए, उसने कहा भैया गिनवाओ, तो आप लिखिए साइज ऑफ किसका साइज, इस पूरे स्ट्रक्चर का, पूरे स्ट्रक्चर का आपने नाम दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब ये इस स्ट्रक्चर के पास जाएगा और उसकी टोटल साइज कैलकुलेट करेगा, आंसर 26 बाइट आ गया होगा, वहां पर 26 बाइट। ओके, यहां पर क्या बताते हैं हम लोग, यहां क्या बताते हैं, इन मतलब इंटीजर स्टोर होगा, फ्लोट स्टोर होगा, क्या है, कैरेक्टर स्टोर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है।
ओके, ये चीज ध्यान रखना। इंट लिखते तो इंटीजर, फ्लोट लिखते तो फ्लोट, कैर लिखते तो कैर। इस स्ट्रक्चर में तो तीनों है, कैरेक्टर में इंटीजर भी फ्लोट भी है, तो क्या लिखे हो आप? तो क्या लिखा जाए? न कैर लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं, फ्लोट तीनों है, क्या लिखो? ऐसा थोड़े ऑब्लिक करके लिख दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो हमने कहा भाई कि हम टेंशन नहीं लेंगे, आप यहाँ कुछ ऐसा लिखें कि उसको खुद समझ जाए कि उस स्ट्रक्चर के पास जो जो डेटा टाइप है सब लेना है। ओके, इसीलिए कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप का लिख के आप यहाँ उस स्ट्रक्चर का नाम ही बता स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ओके, अब समझो, ये कह रहा है कि मैं इस स्ट्रक्चर के साइज के इक्वल मेमोरी बनाऊंगा, बनाने के बाद उसमें जो डेटा रखूंगा वो किस तरह का डेटा होगा? जो इस स्ट्रक्चर का डेटा है। इस स्ट्रक्चर का डेटा क्या है? कैरेक्टर, इंटीजर है, फ्लोट है, मतलब वो समझ जाएगा मुझे तीनों डेटा रखना है, तीनों डेटा ले जाके स्टोर। ओके, अब अगर मेमोरी स्पेस बन गया होगा, जिस तरह से मेमोरी स्पेस बन गया होगा मान लो। ओके, यहाँ पे मान लो नेम होगा, ये एज होगा और ये हाइट होगा, ये हो गया। अब इसका एड्रेस किसके पास होगा? पी के पास होगा, क्योंकि आपने पी में रखा है, एड्रेस पी के पास होगा। ओके, तब पी एड्रेस रखा है, इसका मतलब स्टार पी देना पड़ेगा, स्टार। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा भाई? जो आपने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, इसका डेटा टाइप क्या होगा? अभी तक क्या रहा था कि हमने देखा था इंट ले रहे थे, यहाँ इंट ले रहे थे, फ्लोट ले रहे थे, फ्लोट कैर ले रहे थे, कैर। लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा गया है? इंट डेटा फ्लोट अलग है। तो मैंने कहा यही तो बता रहा है कि डेटा टाइप है, ये किसका एड्रेस रखेगा? किसी डेटा टाइप का एड्रेस रखेगा, मतलब किसका रखना होगा? कैर, इंटीजर, फ्लोट, तीनों का एड्रेस रखना पड़ेगा। इसीलिए कैर एंड फ्लोट लिखने के बाद आप जो यहाँ डेटा टाइप है सीधा वही स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर। ये कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है? ओके, p इक्वल टू मैलो उस स्ट्रक्चर का पूरा साइज, ओके, जो साइज ऑफ स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो किस तरह का होगा? तो जो स्ट्रक्चर का डेटा टाइप होगा वही यहाँ पे। ओके, अब एड्रेस निकाल कर p में रखे तो p किसका एड्रेस रख रहा है? इस पूरे स्ट्रक्चर का एड्रेस रख रहा है। इसका मतलब जो डेटा टाइप आपने यही लिखा वही चीज यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि आगे आप लिंक लिस्ट पढ़ेंगे और लिंक लिस्ट का आप नोड बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा और एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, सपोज 10 या नेक्स्ट कुछ भी लेंगे, इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये स्ट्रक्ट नोड क्यों लिखा है। इस लाइन का मतलब समझिए, टेम्प नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एड्रेस रखेगा, और किसका एड्रेस रखेगा? स्ट्रक्चर नोड, मतलब अगर इस स्ट्रक्चर का एड्रेस रखेगा, इस नोड नाम के स्ट्रक्चर का एड्रेस रखेगा, और संयोग से वो खुद ही वो स्ट्रक्चर, वैसे इसे कहा जाता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, जो बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन अगर इस तरह का कुछ आपको दिखता है स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर टेम्प, तो ये समझ